अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ नदीम। आज की वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम आपका मे बी मार्च में एग्ज़ाम होने जा रहा है। उसकी एक टेंटेटिव डेट अभी हाल ही में आपके पास जल्द से आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप सभी फॉर्म फिल कर चुके हैं और आपने आपका पेपर कोड HUQP21 है। ओके, इसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस पर मैंने आपके इस यूट्यूब चैनल पर यूनिट 1 कंप्लीट करा दी है, यूनिट 2 कंप्लीट करा दी है, यूनिट 3 ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं और यूनिट 4 के फर्स्ट टॉपिक जो है सेल्फ जो है इस पर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। ओके, आज हम बात करेंगे 50 MCQs के बारे में, जो कि आपका जो 9 यूनिट का जो सिलेबस है, आपको पता होगा कि आपका 9 यूनिट का सिलेबस है और उस 9 यूनिट के सिलेबस में पर बेस्ड मैंने ये आपका MCQs बनाए हैं। नहीं मात्र आपका MCQ जो सिलेबस है वो, उसके साथ साथ मैंने जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है PYQs हैं, क्योंकि मैं इस पेपर को कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे पास PYQs भी हैं इसके। तो इस PYQs में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी उनका लेवल है, उसके हिसाब से भी मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पर MCQs के फॉर्म में डिज़ाइन किया है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मैं ऐसा विश करता हूँ अगर जो भी कैंडिडेट इनको MCQs जो मैंने डिज़ाइन किए हैं 1064 और प्लस 2000 MCQs, ये मैंने पूरे 3064 MCQs जो है डिज़ाइन किए रखे हैं, जिसको मैं चाहता था कि अपने आपके साथ डिस्कस करूँ एक एक टॉपिक, लेकिन मेरा जो मेरा शेड्यूल है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है इस तरीके से करना। तो मैं इसके लिए सोच रहा हूँ आपके लिए ये जो नोट्स में है आपको PDF के फॉर्म में अवेलेबल करा दूँ, जिस तरीके से नोट्स अवेलेबल हैं। लेकिन एक यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ये है मुझे क्लियर करना चाहूँगा शुरू में, क्योंकि काफ़ी क्वेरी आ रही हैं और मुझे मेल भी आ रहे थे कि सर वो जो 50 क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम, आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 51 है, मैंने लास्ट टाइम आपको जो MCQs कराए थे ये क्वेश्चन नंबर 51 है। लास्ट मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए थे वो 50 क्वेश्चन कराए थे, लेकिन अब जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको साथ अनाउंस करने जा रहा हूँ वो ये, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेल भी आए हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आए हैं और पर्सनली भी मैसेज आए हैं जो जानते हैं मुझे कि वो MCQs जो है आप अवेलेबल कर दीजिए। इस तरीके से आपने नोट्स को अवेल कराया हुआ है, जो कि नोट्स अवेलेबल हैं 9 यूनिट्स के नोट्स, प्लस में एक यूनिट 10 बनाई है मैंने, जो कि क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस, लेकिन कहीं ना कहीं टच में होकर चीज़ें क्वेश्चन वहाँ से पूछ ली जाते हैं, तो इसलिए मैंने 10 यूनिट बनाई हैं। और साथ ही एक PDF मैंने वो भी दी जिसमें इंपॉर्टेंट सोशल वर्कर के थिंकर्स हैं, सोशल वर्क के थिंकर्स हैं, ऑथर्स हैं और उनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, एक PDF मैंने वो भी बनाई हुई है। तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन जब आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर चुके होंगे तो आपको एक MCQs लगाने के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि MCQ अगर आप फॉलो करके जाएंगे तो आपकी जो अपनी प्रिपरेशन है या जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, आप बहुत ज़्यादा उस पर कहीं शार्पनेस आएगी, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होगी अगर आप MCQs अटैम्प्ट करते हैं तो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो भी लोग नोट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोट जिनके पास है, जिन्होंने पढ़ा है, वेल एंड गुड। जो रिवीजन मोड में आ चुके होंगे अब तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो नोट्स जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं अब PDF के फॉर्म में, वो इंग्लिश में अवेलेबल हैं, क्योंकि क्वेश्चन मुझसे इस तरीके से आते हैं कि मीडियम क्या रहेगा उनका, तो मैं बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। आप चाहे तो इनका प्रिंट आउट भी करा सकते हैं या फिर आप इसी लैपटॉप में, टैबलेट में, मोबाइल में भी उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा, ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है, साथ ही इंग्लिश मीडियम इसका ओनली रहेगा और ये 399 में अवेलेबल है। ठीक है, 399 में ये अवेलेबल है आपको सारे नोट्स मेरे। लेकिन इसमें जैसे मैंने आपको बताया नोट्स में सभी कुछ पूरी 9 यूनिट प्लस 10 यूनिट और साथ में सोशल वर्क थिंकर्स, ऑथर्स, ये सभी जो है मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने इस MCQ सीरीज़ के बारे में। MCQs की जो मैं इसलिए बात करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि आपके साथ ये जो क्वेश्चन है 50-50 100 करके मैं डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि एग्ज़ाम तक, मुझे नहीं लगता है कि मैं एग्ज़ाम तक आपके ये 1064 जो इस साल और 2000 मैंने MCQs लास्ट टाइम भी प्रिपेयर किए थे, जिसका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आया था, तो वो मैं एबल नहीं हूँ कि उसको डिलीवर करने के लिए कि आपको एग्ज़ाम से पहले आप तक ये 3064 MCQs आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो लेकिन कुछ लोगों ने ये बोला कि आप जिस तरीके से आपने नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं उसी फॉर्म में आप जो है हमें ये MCQs भी अवेलेबल करा दो। तो मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि जो अगर आप MCQs लेना चाहते हैं या MCQs से आप अपनी प्रिपरेशन को शार्प करना चाहते हैं और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। देखो, एक चीज़ मैं बता दूँ, जो नोट्स थे वो 399 में अवेलेबल है, लेकिन 399 में अवेलेबल है। अब 399 में अवेलेबल होने के बाद
तो जिसने नोट्स लिए हैं उनके लिए डिस्काउंट आएगा इसमें। जो MCQs लेना चाहता है मेरे, जिसने MCQs लेना चाहता है, MCQs जो है मेरे अवेलेबल हैं 499 में ये, लेकिन ये 499 सिर्फ उसके लिए अवेलेबल हैं जो कि जिसने नोट्स नहीं लिए हैं। जिसने नोट्स नहीं लिए हैं उसके लिए 499 में अवेलेबल हैं, लेकिन जिसने नोट्स लिए हैं मेरे से इस साल के लिए प्रिपरेशन के लिए 2025 की प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए भी जो नोट्स हैं ये MCQs जो अवेलेबल करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ 299 ओनली में। 299 ओनली में आपको 3064 MCQs मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में। और इसका आपका जो एक टेंटेटिव जो चीज़ें हैं आप देख भी सकते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस तरीके से प्रिपेयर किए हैं मैंने। आप जो है 3064 MCQs जो है आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। चाहे तो आप इसका प्रिंट करा के MCQs जो आपके लगा सकते हैं या फिर जिस भी फॉर्म में आप करना चाहें, ठीक है। तो जिसने नोट्स लिए हैं उनके लिए बेनिफिट है, वो इसलिए कि आप 399 में जो है आप इनको ले सकते हैं, ओनली 299 में ले सकते हैं। लेकिन आप जब मेल करें तो मुझे पिछला स्क्रीनशॉट भी जरूर शेयर करें कि हमने आपके इस ईयर में 399 में ये चीज़ लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं जो है आपको ये नोट्स अवेल करा दूंगा 299 ओनली में। आपके पास सिर्फ 1 महीना बाकी है, तो आप सभी इस चीज़ को, इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है, इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करें और जल्द से जल्द अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर करें, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप फिर भी कुछ क्वेरी है तो आप मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है आप मुझे वहाँ भी क्वेरी कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ भी आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं, साथ ही मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आप सबके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल डिस्कस 50 MCQs विद यू एंड मैंने जो आपके एग्जामिनेशन जो MCQs जो डिज़ाइन किए हैं 1064 की पूरी PDF है ये जो अवेलेबल है, जो आपके सामने दिख रही होगी। ये 1064 MCQs की PDF है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको ले सकते हैं और साथ ही साथ 2000 MCQs की PDF अलग है विद आंसर की भी उसके साथ अवेलेबल है। इस वाली आंसर की में आपको इस वाली की जो आंसर की आपको साथ ही साथ मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, अपने वीडियो की तरफ आते हैं, अपने कंटेंट की तरफ आते हैं, जो कि आज हमारा है। हम 50 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हैं, 50 क्वेश्चंस को टारगेट करके चलते हैं कि 50 क्वेश्चंस जो है हम आज अटैम्प्ट करने जा रहे हैं इसमें अपनी वीडियो में। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा आराम से बोलूँ, क्योंकि मुझे कमेंट भी ऐसे आ रहे हैं कि बहुत स्पीड से मैं बोलता हूँ तो इसलिए दिक्कत आती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आराम से बोलूँ ताकि आप तक जो है चीज़ें आराम से पहुँच सके, ठीक है। अगर फिर किसी को स्लो लगे या पहले से काफ़ी टाइम से कोई देखता आ रहा है वीडियोस को, हैबिट हो गई है इतना देखने में, तो अपना स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं। जिसको ज़्यादा लगे वो कम करके देख सकते हैं, ठीक है। तो नो इश्यूज़। मैं इसलिए भी स्पीड से बोलता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ कम आ जाए, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ कम आती है तो ठीक रहता है, अदरवाइज ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर लगने लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी वीडियो हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ये सब चीज़ें अवेल हो जाए आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने MCQs की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पहला MCQ जो हमारे लिए 50 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मेरी लेटेस्ट वीडियो पे जाकर के, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन भी किया है कुछ फिनोमिना, कुछ कंसेप्ट, कुछ टर्मिनोलॉजीज मैंने वो भी किया, और साथ ही आपका बहुत पॉजिटिव फीडबैक भी रहा है उस वीडियो पर। 800+ व्यूज़ आ चुके हैं और साथ ही कुछ लाइक्स भी अच्छे हैं, कमेंट भी आपने किए हैं, पार्टिसिपेशन आपने दिखाया है, जिस वजह से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि अपने बिजी शेड्यूल में से भी मैं ये वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जिसने भी कमेंट किया है, मुझे मोटिवेट किया है किसके करने के लिए। अभी हम बात कर लेते हैं 50 MCQs के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और आप समझना कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो नोट्स प्लस MCQs आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। Which of the following best describes deinstitutionalization in the context of social welfare policy? सोशल वेलफेयर पॉलिसी की बात की है इन्होंने, ठीक है, यानी कि deinstitutionalize, क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशंस भी हमारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बात की, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के बारे में, ठीक है। सोशल वेलफेयर पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है deinstitutionalization के बारे में। तो इसके आप सामने ऑप्शन है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन, ओके। डी की बात की है, यहाँ बात इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक नहीं होना है। इंस्टीट्यूशन ट्रांजिशनिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन केयर टू कम्युनिटी बेस्ड सेटिंग्स, तो बिल्कुल सही आंसर यही है इसका। देखो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, आंसर इसका बी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपका आंसर ज़्यादा ना दिखे, मैं ही इसको देख पाऊँ और आपको बता पाऊँ, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन सोशल वर्क रिसर्च व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कंडक्टिंग अ मेटा एनालिसिस? मेटा एनालिसिस करने का जो पर्पस क्या है इसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो सबसे ऑप्शन है आपके गैदरिंग ए न्यू डेटा टॉपिक, ओके। सिस्टमैटिकली एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। सिस्टमैटिक एनालिसिस करता है किसका, डेटा का, ताकि मल्टीपल स्टडीज हो, फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, ओके। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 बात करता है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एडवोकेसी
in social work, the protecting the social workers interest, okay, promoting the needs and rights of clients and marginalized group, okay, maintaining neutrality on social issues, नहीं, directing clients to take legal action, no। इसमें जो सही आंसर आएगा आपका, उसका सही आंसर आपका रहेगा promoting the needs and rights of clients and marginalized group। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? बी रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। विच थ्योरी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ कंसेप्ट। देखो बहुत ईजी, बहुत अच्छा। अगर आपने मेरी एक वीडियो भी आई है भी, उसको भी देखा होगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। विच थ्योरी फोकसेस ऑन, या नोट्स भी पढ़े होंगे तो आप कर पाएंगे। विच थ्योरी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ कंसेप्ट थ्रू द लेंसेज ऑफ सोशल आइडेंटिटी एंड ग्रुप मेंबरशिप। आपके ऑप्शन है ए रोल थ्योरी, बी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, सी सिस्टम थ्योरी, या फिर साइकोडायनामिक थ्योरी। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आपके सामने है, वो आपका सिस्टम आइडेंटिटी थ्योरी। ओके, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, इसका सही आंसर ये है बी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ेंगे पर स्लो करके, ताकि आपको आंसर ना दिखे ये, ठीक है। नाउ बर्नआउट, अब क्वेश्चन पूछा है किससे? बर्नआउट से। बर्नआउट इन सोशल वर्क प्रोफेशनल इज ऑफन एज कैरेक्टराइज्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। अब कौन से सिम्टम्स से जो है जो कैरेक्टराइज होती है क्या? बर्नआउट इन सोशल वर्क के प्रोफेशनल सोशल वर्क में, ठीक है। तो बात करते हैं इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, ओके, डिक्रीज एम्पैथी एंड इमोशनल एग्जॉशन, बिल्कुल, अनइम्प्रूव्ड वर्क लाइफ बैलेंस, या फिर इनहांस प्रोफेशनल रेजिलेंस। इसका सही आंसर क्या है हमारा? बी, डिक्रीज करता है एम्पैथी और इमोशनल एग्जॉशन को। ये बात करते हैं बर्नआउट इन सोशल वर्क प्रोफेशनल ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम। देखो, हम जब कम्युनिटी में वर्क करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों के साथ काम करना नॉट अ इजी टास्क। वो लोग का बिहेवियर बहुत डायनामिक होता है, लोगों का अप्रोच बहुत डायनामिक होता है, उनकी वे ऑफ थिंकिंग बहुत डायनामिक होती है, और उसका रेस्पॉन्स बहुत डायनामिक होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ अच्छा करें तो आपके साथ अच्छा हो ही जाए, ठीक है। जब आप ये जब चीज़ें सोशल वर्कर जब काम करता है कम्युनिटी में लोगों के साथ, तो उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, एम्पैथी भी हो सकता है, घटने लग सकती है, इमोशनल एग्जॉशन भी हो सकता है उसका। क्योंकि वो क्या करता है कि जब हम किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट होकर काम करते हैं, फिर इस तरीके का रिजल्ट नहीं आता है, तो हम जो है परेशान होने लगते हैं, डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो अब इसमें इसीलिए पूछा कि बर्नआउट क्या है? बर्नआउट इन सोशल वर्क प्रोफेशनल्स इन ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। कौन से सिम्टम्स है? ये सिम्टम्स डिक्रीज एम्पैथी एंड इमोशनल एग्जॉशन। ओके, आई होप कि आप इस आंसर को समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 56 बात करता है इन ग्रुप वर्क। किसमें? ग्रुप वर्क में सवाल पूछ लिया। सोशल वर्क का पेपर देने जा रहे हैं तो ग्रुप वर्क से क्वेश्चन भी बन सकता है। द टर्म डिस्क्राइब द फिनोमिनन वेयर इंडिविजुअल्स रिड्यूस देयर एफर्ट्स व्हेन वर्किंग इन अ ग्रुप कंपेयर टू वर्किंग अलोन। बहुत अच्छा सवाल है। जब आप इंडिविजुअली वर्क करते हैं तो उस काम को बहुत इफेक्टिवली करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है, जब आप ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो उसमें कुछ लोग हटने लगते हैं, बैक होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसलिए ऐसा लगता है कि अगर हम साथ में काम करेंगे तो रिजल्ट तो सबको बराबर ही आएगा। मेहनत चाहे कोई कम करे ज़्यादा करे, अवार्ड सबको एक साथ ही मिलेगा। अगर टीम ए को ए ग्रेड मिला तो मतलब सबको ए ग्रेड मिल गया। तो इस तरीके से होने लगता है कि इंडिविजुअल बैक होने लगता है, क्योंकि उसका जो आउटपुट है, जो उसका रिजल्ट है, वो सब में डिक्लेयर कॉमन शेड हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, अपनी जो एफिशिएंसी है उसको कम कर देता है कंपैरेटिवली, अगर वो अलोन में उस काम को, अकेला उस काम को करे। तो उस कंडीशनिंग को बोलते हैं सोशल लोफिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है समझना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में भी आया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंसेप्ट भी चीजें साथ साथ चलाता हुआ चलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा बात करता है, ये क्वेश्चन नंबर 57 आ गया हमारा यहाँ पर। विच टर्म डिस्क्राइब द बिलीफ दैट इंडिविजुअल्स विद इन अ ग्रुप टेक ऑन कलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट ग्रुप ऑफन लीडिंग टू स्टीरियोटाइप। ओके, क्या है इसका ऑप्शन? ग्रुप कन्फर्मिटी, या फिर स्टीरियोटाइप थ्रेड, या ग्रुप आइडेंटिटी बायस, या सोशल कैटेगराइजेशन। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सोशल कैटेगराइजेशन। तो इसमें क्या जो टर्म है सोशल कैटेगराइजेशन, वो डिस्क्राइब करती है कि बिलीव दैट इंडिविजुअल्स विद इन अ ग्रुप टेक ऑन कलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट ग्रुप ऑफन लीडिंग टू स्टीरियोटाइप। तो क्या है? सोशल कैटेगराइजेशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर हम 58 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे सामने आ गया है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है हमारा सामने। 4 ऑप्शन हम इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ पर।
ताकि मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आंसर इसका ना दिखे, ठीक है। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल वर्क, एम्पावरमेंट, क्या एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण। एम्पावरमेंट प्राइमरली इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग। प्राइमरली एम्पावरमेंट की बहुत डेफिनेशन हो सकती है, बहुत मेजरमेंट हो सकते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स हो सकते हैं एम्पावरमेंट के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है, या मेजर करने के लिए। अब इसमें पूछा है कि प्राइमरली इन्वॉल्व्स, प्राइमरली क्या इन्वॉल्व्स होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से क्या इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन एंश्योरिंग क्लाइंट्स adhere to set rules, okay, supporting clients in gaining control and making decision about their lives, है ना। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम रिलेट कर पाए हैं। आगे बढ़ते हैं। इम्पोजिंग प्रोफेशनल ओपिनियन, नहीं इम्पोजिंग तो नहीं, एम्पावरमेंट में इम्पोजिंग नहीं करना। रिमूवल क्लाइंट्स फ्रॉम डिसीजन, नहीं रिमूविंग भी नहीं करेंगे ना। एंश्योरिंग क्लाइंट अधेयर टू सेट ऑफ रूल्स, नहीं अधेयर नहीं करना, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा बी, क्योंकि सपोर्टिंग क्लाइंट्स इन गेनिंग कंट्रोल इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट देयर लाइव्स, दैट मीन्स एम्पावर, इन द एम्पावरमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल वर्क विच इन्वॉल्व्स प्राइमरली कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। प्राइमरली इन्वॉल्व्स supporting clients in gaining control, making decisions about their life, okay। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 जो कि बात करेगा, क्वेश्चन नंबर 59 बात करेगा हमारा, बहुत स्लो बढ़ाते हैं बस फॉर क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 59 बात करता है विद द टर्म रेफर्स एबिलिटी ऑफ सोशल वर्कर टू रिकॉग्नाइज एंड अडेप्ट टू कल्चरल डिफरेंसेस इन प्रैक्टिस। अडेप्ट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, किसको, कल्चरल डिफरेंसेस को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल कंपिटेंस, कल्चरल सेंसिटिविटी, कल्चरल इम्पोजिशन। इसमें आएगा कल्चरल कंपिटेंसी। क्या है, कल्चरल कंपिटेंसी। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या है, कल्चरल कंपिटेंसी। अगर आप सोच रहे होंगे कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है, कल्चरल सेंसिटिविटी क्या होता है, या कल्चरल इम्पोज क्या होता है, देखो मैंने एक वीडियो बनाई है पर्टिकुलर जिसमें मैंने कल्चर से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं, लाइक वो एथनोसेंट्रिसिज्म हो, एथनोसेंट्रिसिज्म हो, या फिर जीनोफोबिक हो, या जीनोसेंट्रिसिज्म हो, इस तरीके की जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं, कल्चरल रिलेटिविज्म है, या कल्चरल कंपिटेंसी है, या और भी सारे अकल्चरेशन है, बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी हैं, मोर देन 20 टर्मिनोलॉजीज मैंने डिस्कस की हैं अपने एक वीडियो में, जिसमें मैंने कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो टर्मिनोलॉजी डिफाइन की है विद एग्जाम्पल, विद डेफिनेशंस, ठीक है, ताकि आप जो है कल्चर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसका आंसर कर पाओ। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि उनको, क्योंकि मैं इस वीडियो में यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर है कल्चरल कंपिटेंसी, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ हम बढ़ेंगे, बहुत स्लो करके फिर आगे बढ़ेंगे। इन सिस्टम थ्योरी विच कंसेप्ट, सिस्टम थ्योरी में कौन सा कंसेप्ट रेफर करता है प्रिंसिपल दैट सेम आउटकम एंड कैन बी रीच बाय डिफरेंट मीन्स। सेम आउटकम कैन बी रीच बाय अ डिफरेंट मीन्स। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन देख लेते हैं। इक्विफिनैलिटी, होमोस्टेटिस, होमियोस्टेसिस, इंटरडिपेंडेंस एंड फीडबैक। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हमारा ए, इक्विफिनैलिटी, क्योंकि इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट मीन से भी हम चीज़ें करेंगे तो हम सेम आउटकम आएगा हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, इक्विफिनैलिटी, ओके। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अच्छे देख पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इन सोशल वर्क। वो क्या है, एंश्योरिंग सोशल वर्कर ऑलवेज फॉलो सेट गाइडलाइंस, ओके, इनहांसिंग सेल्फ अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस प्रैक्टिस। इसका सही आंसर ये है, रिफ्लेक्टिव होना, सेल्फ अवेयरनेस करना है और अंडरस्टैंडिंग करना है वंस प्रैक्टिस, ठीक है। खुद की प्रैक्टिस के साथ और सेल्फ अवेयरनेस भी हमारे इस बारे में होना ही चाहिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा हमारा बी, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 बात करता है, क्वेश्चन नंबर 62 टॉक्स अबाउट यहाँ दिस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 वी हैव क्वेश्चन नंबर 62 विच टर्म डिस्क्राइब फिनोमिना वेयर सोशल वर्कर एक्सपीरियंस ट्रोमा, ठीक है। एक्सपीरियंस करता है क्या, ट्रोमा, ड्यू टू एक्सपोजर टू देयर क्लाइंट्स ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं, एक चीज़ मैं आपको यहाँ भी जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दिन भर ये 70 तरह की
की परेशानियां सुनते हैं, दिन भर 70 तरह की परेशानियां ये लोग सुनते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग चीज़ों से। तो ये दिन भर जब इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारे डिमोटिवेटिंग चीज़ें या फिर इतना मतलब बहुत सारी चीज़ें इनको जो परेशान कर सकती हैं, सुनना, बार बार सुनना, वही तकलीफ़ें, वही गम की बातें बार बार सुनना, वही परेशानियां बार बार देखना, वही चेहरे जो इमोशनल चेहरे हैं, जो लटके हुए चेहरे वो देखना, तो ये करते करते इनको भी परेशानी होने लगती है कुछ समय बाद। तो इन सब के लिए भी एक पर्टिकुलर एक ऊपर भी सोशल एक होता है साइकेट्रिस्ट, जो साइकेट्रिस्ट का साइकेट्रिस्ट होता है, यानी कि इनको भी जो भी ये सब चीज़ यहाँ पर गैदर कर लेते हैं वो सब चीज़ों को डिटॉक्सिफाई कर सकें अपने आप को, तो इस चीज़ के लिए भी होता है स्पेसिफिकली, जो कि इनको हेल्प करता है। ठीक है, तो अब इस तरीके का सोशल वर्कर भी करेगा क्योंकि कम्युनिटी में काम कर रहा है, सोशल प्रॉब्लम्स पे काम कर रहा है। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स पे काम कर रहा है तो ये सब चीज़ें उसके साथ होना आम बात होगी। कोई चीज़ इतनी परेशान करेंगे कि आंख में से आंसू ऑन द फील्ड आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाओ। मैंने प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया हुआ है, सोशल वर्क के जो प्रिंसिपल हैं उसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, है ना, 7 प्रिंसिपल मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। तो इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो एक्सपीरियंस फेस कर सकता है, ट्रॉमा फेस कर सकता है सोशल वर्कर। तो इसमें क्या पूछा है कि जो डिफाइन करती हो फिनोमिना को जहाँ पर सोशल वर्कर एक्सपीरियंस करता है ट्रॉमा ड्यू टू एक्सपोजर टू देयर क्लाइंट्स ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। और किसी को ट्रॉमा की एक्सपीरियंस हुआ है तो वो सामने वाले को ट्रॉमा ही बताएगा, हैप्पीनेस और ये सब चीज़ें तो नहीं बताएगा ना। तो इसलिए अब उसके पूछा टर्म पूछा है क्या है, तो सब आपके सामने ऑप्शन है, कंपनसेशन, सेटिस्फैक्शन, ओके, सेकेंडरी ट्रॉमा या प्राइमरी ट्रॉमा या रोल कंफ्यूजन। देखो इसमें सीधी सीधी बात है, जैसे मैं बताया सेकेंडरी ट्रॉमा यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका ये आंसर क्या जाएगा, बी, सेकेंडरी ट्रॉमा। मैं कोशिश करता हूँ आपका थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर करता हुआ चलूँ, ना कि सिर्फ 1 and 1 आंसर क्वेश्चन आंसर करता हुआ चलूँ आपके साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, इन सोशल वर्क विच मॉडल्स इज डिजाइन स्पेसिफिकली टू एड्रेस सपोर्ट क्लाइंट्स एक्सपीरियंस इन क्राइसिस। ठीक है, आपके सामने बहुत सीधा सीधा आंसर है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 को हम स्लो करेंगे ताकि आंसर हमें ना दिखे। यस, विच थ्योरी पोसिट्स दैट सोशल प्रॉब्लम अराइज, ठीक है, ड्यू टू इनइक्वालिटी इन पावर एंड रिसोर्सेज। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने अगर थोड़ा सा भी चीज़ें पढ़ी हैं, समझी हैं थ्योरीज के बारे में, तो इसमें फंक्शनलिस्ट थ्योरी तो बिल्कुल नहीं होगी। मैं आपको अगर डिफाइन भी करने लगूँ तो सब कुछ बता सकता हूँ यहाँ पर क्या कहते हैं उनसे थ्योरी का क्या डिफाइन है, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए मैं नहीं बता पाता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वीडियो लेंथी हो जाए, नो इश्यूज, लेकिन अगर किस तरीके का जो टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इनको पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि फ्यूचर में अगर इनसे क्वेश्चन बनता है तो आप आंसर कर पाएंगे, इवन एलिमिनेट कर पाएंगे कि ये भी नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह करके आप एलिमिनेशन राउंड से भी सही आंसर तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको डिफाइन करूं तो मैं भी डिफाइन भी कर सकता हूं, नो इश्यूज। ठीक है, बट आप क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप ऐसा चाहते हैं कि मैं इसको डिफाइन करूं, तो मैं डिफाइन भी कर दिया करूंगा नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच थ्योरी ये आ गया। ठीक है, ड्यू टू इनइक्वालिटी पावर एंड रिसोर्सेज, बहुत इजी, बहुत सिंपल थ्योरी है, बहुत कॉमन सेंस से भी आंसर करा जा सकता है इसका। फंक्शनल थ्योरी बिल्कुल नहीं है, ये एक सही आंसर है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी है। ठीक है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट इसलिए है पावर का और रिसोर्सेज के लिए ही कन्फ्लिक्ट है सोसाइटी के अंदर, तो यही है कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो कार्ल मार्क्स ने दी है। ठीक है, कार्ल मार्क्स बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइकोडायनेमिक बिल्कुल बहुत अच्छी, ईगो सुपर ईगो, सिग्मंड फ्रूड। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जिसमें कोई भी सिंबल है उससे हम इंटरेक्शन करके इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। पूरा फिनोमेना पूरा मैंने समझाया हुआ भी है, अगर आप मेरी वीडियोस को जाकर देखोगे भी, गो थ्रू करोगे पिछले वीडियोस को जाकर, सब मैंने डिफाइन किए हुए हैं अपनी वीडियोस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ हम बढ़ते हैं, बहुत स्लो करके हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमें आंसर ना दिखे। ओके, आई होप कि स्क्रीन आपको विजिबल होगी, अच्छी क्लियर दिख रही होगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, दैट्स इट। नाउ इन द असेसमेंट फेज सोशल वर्कर कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, असेसमेंट फेज में सोशल वर्कर क्या कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन, किसकी, क्लाइंट्स फैमिली सोशल एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली क्लाइंट्स सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, वेरी ट्रू, क्लाइंट्स मेंटल हेल्थ हिस्ट्री, वेरी ट्रू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताने की जरूरत है क्या, नहीं, तो फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं तो मुझे थोड़ा और मोटिवेशन आए ताकि मैं और वीडियोस भी लाता रहूं आपके लिए। ठीक है, आप इसका आंसर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर ए, बी या सी, डी कौन सा है। ठीक है, यह आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 बात करता है ये, विच टाइप सोशल वर्क रिसर्च इज प्राइमरली एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना थ्रू डिटेल नैरेटिव डिस्क्रिप्शन, क्वालिटेटिव,
क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेटा एनालिसिस या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बहुत आसान है। फिनोमिना की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फिनोमिना थ्रू डिटेल नैरेटिव डिस्क्रिप्शन। तो कौन है? क्वांटिटेटिव तो नहीं होगा, तो क्वालिटेटिव है। क्या है इसका सही आंसर? क्वालिटेटिव। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? क्वालिटेटिव। ओके, सॉरी, क्वालिटेटिव। this would be qualitative research would be the right answer. Okay, now moving towards question number 67. Question number 67 talks about role ambiguity. Very important, role ambiguity माने रोल के बारे में आपको क्लियरिटी नहीं है। इन सोशल वर्क रेफर्स टू सिचुएशन वेयर सोशल वर्कर आर अनक्लियर अबाउट देयर जॉब एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल, इसका सही आंसर यहीं पर आ जाएगा, ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को, है ना। ये आ गया इसका सही आंसर। रोल सोशल वर्कर्स आर अनक्लियर अबाउट देयर जॉब expectations. This is role ambiguity. Okay, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंडक्टिंग सोशल ऑडिट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने इस पर डिफाइन भी किया हुआ है। सोशल ऑडिट क्या है और किस तरीके से इसको करते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या इसका फिनोमिना है, क्या इसका कंसेप्ट है, ये मैंने सब डिस्कस किया हुआ अपनी प्रीवियस वीडियोज के अंदर। तो पर्पस पूछ लिया इन्होंने कि क्या है पर्पस, क्या है सोशल ऑडिट का। इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन बन सकता है आपसे। तो क्वेश्चन से इवेलुएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओनली। ओके, ओनली तो नहीं, review and reviewing the social impact and ethical performance of the organization. बिल्कुल, analyzing legal compliances of the company. Okay, assessing the market strategy. नहीं, इसका सही आंसर है हमारा बी। इसका सही आंसर क्या है हमारा? बी। रिव्यू होता है, रिव्यूइंग द सोशल इम्पैक्ट एंड एथिकल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो हमारा PRI है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर सोशल ऑडिट होता है। अब सोशल ऑडिट किस चीज़ का होता है? यहाँ पर सोशल ऑडिट होता है फॉर एग्जाम्पल आपका मनरेगा के जो भी काम होते हैं, MG नरेगा, है ना, MG नरेगा, क्योंकि मैं ये सब चीज़ देख भी रहा हूँ अपने लाइफ में प्रैक्टिकलिटी के साथ, तो इसलिए मुझे थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी है इसको लेके। तो मनरेगा के अंदर फॉर एग्जांपल अगर खेत तालाब कहीं बनाया है, खेत तालाब एक कंसेप्ट है, जो कि खेत है उसको तालाब जैसा बना देते हैं ताकि आसपास के खेतों को भी पानी उससे मिल सके। तो मनरेगा ने अगर उसको बनाया है, तो मनरेगा को बनाने के बाद उसने पेपर में क्लेम किया, तो ग्राम सभा जब होती है, ग्राम सभा 4 मैंडेटरी हैं साल में करनी, लेकिन उससे ज़्यादा भी अगर विशेष ग्राम सभा भी बुलाई जा सकती है, ठीक है। तो उसमें जाकर उसका क्या करते हैं? सोशल ऑडिट करते हैं। लोग ग्राम सभा आती है, ग्राम सभा में वो बताया जाता है कि हमने ये काम किया है। फिर वहाँ के जो लोग हैं वो सभी ग्राम सभा के लोग जाते हैं उस फील्ड पर, विजिट करते हैं साइट पे और देखते हैं किस तरीके से काम हुआ है, कैसा कैसा काम हुआ है। तो वो क्या हो रहा है, हमारा सोशल इम्पैक्ट भी उससे पता लग जाता है, लोगों का अवेयरनेस भी उसके बारे में हो जाती है, ठीक है। और इसमें एथिकल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी चेक हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? सोशल ऑडिट। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 69 इज अबाउट इन स्ट्रेंथ बेस्ड सोशल वर्क। ठीक है, स्ट्रेंथ बेस्ड सोशल वर्क, ठीक है। स्ट्रेंथ बेस्ड सोशल वर्क विच टर्म डिस्क्राइब क्लाइंट्स यूनिक स्किल्स एंड रेजिलेंस। ठीक है, क्लाइंट्स की यूनिक स्किल्स एंड रेजिलेंस एक टर्म है जो डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है। वो क्या है? ए, डेफिसिट्स, ओके, बी, एट्रीब्यूट्स, ओके, DC कोपिंग मैकेनिज्म, या डी कॉम्पिटेंसीज। कोपिंग मैकेनिज्म भी एक हद तक जरूरी है, लेकिन जिसमें यूनिक स्किल्स और रेजिलेंस की बात करते हैं वो है हमारा कॉम्पिटेंसीज, उस क्लाइंट की क्या कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। कोपिंग मैकेनिज्म एक डिफरेंट थिंग है। मैं आप कहूँ तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता ही देता हूँ। कोपिंग मैकेनिज्म बहुत सिंपल, बहुत ब्रीफ करके आपको बताता हूँ। डेफिसिट का मतलब पता ही आपको घाटा, एट्रीब्यूट्स का मतलब फैक्टर्स, ठीक है। कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है जब आप किसी नए इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में कितना आपका अच्छा है, मतलब नए इन्वायरमेंट को कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, वो उसको बोलते हैं एक तरीके से कोपिंग मैकेनिज्म। मैंने बहुत ब्रीफ और बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सिंपल से समझाया। बाकी मैंने ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म, ये सारे मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप प्लीज़ गो थ्रू करिए मेरी उन वीडियोज़ को, आप देखिए। मैंने टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म भी बताया हुआ है, कल्चरल टर्मिनोलॉजीज भी बताई हुई हैं और इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। तो आप उन सबको जाकर देखिए और अपना एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छे कीजिए, ठीक है। तो कोपिंग मैकेनिज्म वो होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ केस मैनेजमेंट इन केस वर्क। अब को सोशल वर्क पढ़ने जा रहे हैं तो मैं आपको पता भी होगा, मैं कितनी बार डिस्कस कर चुका हूं अपनी वीडियोस में, इसलिए बार बार मैं बता रहा हूं। जो कि कुछ लोग वीडियोस में अभी नए नए आए होंगे तो उनको नहीं पता होगा। तो सोशल वर्क के जो मेथड हैं वो 6 मेथड हैं मेजरली, है ना, जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी के नाम से जाना जाता है। तो प्राइमरी में हम आता है केस वर्क, ग्रुप वर्क, ठीक है, एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। सेकेंडरी में आता है हमारा सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एक्शन एंड सोशल रिसर्च,
ठीक, ये हमारे मेथड्स हैं सोशल वर्क के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के नाम से। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से भी इनको याद कर सकते हैं। तो इसमें केस मैनेजमेंट की बात की है तो केस वर्क की बात चल रही है अभी। इन द प्राइमरी गोल ऑफ केस मैनेजमेंट इन सोशल वर्क प्रोवाइडिंग थ्योरेटिक काउंसलिंग। ओके, क्वेश्चन आंसर कोऑर्डिनेटिंग एंड लिंकिंग क्लाइंट्स विद सर्विस एंड रिसोर्स। बिल्कुल सही, केस मैनेजमेंट में हमें यही करना होता है, कोऑर्डिनेटिंग करना होता है, लिंकिंग करना होता है क्लाइंट का किसके साथ, सर्विसेज के साथ और रिसोर्सेज के साथ। तो ठीक है, आई होप कि आपको आंसर्स का समझ में आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा बात करता है, क्वेश्चन नंबर 71 हमारा बात करता है विच प्रिंसिपल इन सोशल वर्क हाईलाइट द नीड। ठीक है, कौन सा सोशल वर्क का प्रिंसिपल है जो नीड को जो हाईलाइट्स द नीड फॉर प्रैक्टिशनर्स टू कंटिन्यूअली अपडेट देयर स्किल्स एंड नॉलेज। ए कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके, बी कॉम्पिटेंस, सी इंटीग्रिटी, या डी ऑब्जेक्टिविटी। इसको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है क्या? इसका आंसर कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 65 मैंने आपके ऊपर छोड़ा है और क्वेश्चन नंबर 71 मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। प्लीज़ आप इसका आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 इन सोशल वर्क एथिक्स विच टर्म डिस्क्राइब द प्रायोरिटाइजिंग द वेलफेयर ऑफ क्लाइंट्स इवन इफ इट मे कॉन्फ्लिक्ट विद ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? एथिकल इगोइज्म, अल्ट्रुइज्म, ड्यूटी ऑफ केयर या बेनिफिशियंस। इसका सही आंसर है हमारा डी। क्या है इसका सही आंसर? हमारा डी, बेनिफिशियंस। ओके, बेनिफिशियंस। और ये जो है हमारा एल्ट्रुइज्म का मतलब उधर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपसे बन जाए फ्यूचर में या एग्जाम में। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि जब आप सेल्फ लेस होकर, यानी खुद का निस्वार्थ, हिंदी में बोलें निस्वार्थ होकर जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी के साथ मदद करते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, उस टेंडेंसी या उस बिहेवियर को कहते हैं हम एल्ट्रुइज्म। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 मेडिकल मॉडल। अब यहाँ पर देखो ज़्यादातर आपको सवाल किसके, सोशल वर्क, मेडिकल और प्राइमरी, ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी, केस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, इन सबसे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन दिख रहे होंगे, कुछ कल्चर से दिखे, लेकिन आगे चल के स्पेसिफिक एक एक चीज़ पे मैंने डिटेल में क्वेश्चन बनाए, चाहे फैमिली हो, रिलेशन हो, रिलीजन हो, ट्रेडिशन हो, क्लेन हो, नेबरहुड है, जितने भी आपका सब टॉपिक है यूनिट 9 यूनिट्स के, उन सब पे एक एक करके डेडिकेटेड जो है एमसीक्यूज आपको आगे चल के दिखते रहेंगे। और कुछ स्कफलिंग हो करके भी बनाए हैं ताकि जो है आप जो है एक ही तरह के अटेम्प्ट ना करते हुए थोड़ा थोड़ा अलग अलग स्विच भी कर सके रहें, क्योंकि एग्जाम में आपसे स्विच होकर क्वेश्चन आएंगे, ना कि एकदम यूनिट वाइज क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अभी हम सोशल वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सोशल वर्क में ये क्वेश्चन आप अगर अच्छे से पढ़ गए, समझ गए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर योर CUT PG MSW एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फॉर योर UGC नेट ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो यूज दिस MCQs फॉर UGC नेट ऑल्सो। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँ, अभी कुछ है जिससे कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, चलो मुझे नाम पता है उस वेबसाइट का। उस वेबसाइट पे मैंने देखा कि CUET PG उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, CUET PG लिखा हुआ है और HUQP 21 भी लिखा हुआ है, और वहाँ पे लिख रहा है MCQs, है ना, MCQs की प्रिपरेशन के लिए वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेकिन वो क्वेश्चंस जो है ना तो वो आपके CUT PG सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ड हैं, वो जो है सारे, क्योंकि मैं UGC नेट क्वालिफाइड भी हूँ, तो मैंने पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर भी एनालिसिस किए हुए हैं और मैं समझता भी हूँ उनको। तो वो सारे पेपर आपके सिलेबस पर बेस्ड नहीं है, वो सब जो है क्या है, वो आपको अवेलेबल हैं, बिकॉज वो ओनली अवेलेबल है वो आपको PYQ, किसके PYQ, UGC नेट के PYQ वहाँ पर डाले हुए हैं। UGC नेट के PYQ आपको वहाँ पर अवेलेबल करा रखे हैं उन्होंने, और वो बोल रहे हैं कि हम जो है CUT PG के लिए आपको MCQ दे रहे हैं, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है। वो उसका अलग स्टैंडर्ड है, उसके अलग लेवल है। आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ताकि आपको उस सब्जेक्ट को समझ सकें, उस सब्जेक्ट को आप अच्छे जान सकें। 2 साल बाद जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो आपसे पहले ही पूछ लेंगे, कोशिश कर रहे हैं। उसका इतने अलग चीज़ों से पूछ रहा है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। मैं केस वर्क के आपसे प्रोसेस पूछने लगूँ अभी, या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के मैं आपसे थिंकर्स, फिलोसोफर, ऑथर्स के बारे में यहीं पर पूछने लगूँ, या उनके मॉडल्स के बारे में पूछने लगूँ, तो वो सब चीज़ें आपके लिए एकदम अलग होंगी, यूनिक होगी। लेकिन मैं ऐसा दिखाने लगूँ, नहीं देखो कितना अच्छे से मैंने चीज़ों की हैं, वो अभी आपसे सवाल नहीं आने वाले हैं। वो सवाल हमें जो है पहले, सबसे पहले एडमिशन लेना है, देन उसके बाद हम पढ़ाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। उसके लिए हम अलग से पढ़ाई करेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप जो है वो उससे थोड़ा बच के रहें, मतलब बच के रहें इन द सेंस, मतलब उस पर इतना ज़्यादा रिलाई ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 73। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 हम बात कर चुके हैं, आई थिंक नहीं करें, 73 पर हम बात कर चुके हैं। ओह सॉरी,
ट्रीटिंग क्लाइंट्स बेस्ड ऑन डायग्नोसिंग एंड मैनेजिंग देयर इलनेस। हाँ ये सही है, इसका मेडिकल मॉडल जो है आंसर ए इसका दिख भी गया आपको 73। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ हम बात करेंगे। इन रिसर्च रिलायबिलिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच मेजरमेंट measures what it is intended to measure. Okay, it is consistent and reproduce। देखो वैलिडेशन, रिलायबिलिटी, ये दो सोशल वर्क की रिसर्च की कुछ वो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनमें से एक ये भी है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ये दो होते हैं, है ना, और भी होते हैं वैलिडिटी। इसमें क्या होता है कि जब भी आपने कोई रिसर्च की उसका जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। ऐसे नहीं आपने किया है तो वो अभी कुछ और आ रहा है, मतलब उसका रिजल्ट आ रहा है ए, है ना, और वही कुछ और, वही दोबारा वही मेथड, वही टर्मिनोलॉजी, वो सब चीज़ें पूरा टूल्स टेक्निक्स इस्तेमाल करके वही दोबारा से करी जाए तो उसका आंसर सी आने लगे, तो वो क्या होता है, वो रिलायबल नहीं मानी जाती है। वो आपकी जो रिसर्च है वो रिलायबल नहीं मानी जाती है। तो इसलिए जो अदर सोर्स से भी करके देखें, जिसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन, एक टर्म है ट्रायंगुलेशन। मैंने इसमें कोशिश की है कुछ रिसर्च से क्वेश्चन डालने के लिए भी, ताकि आप प्रिपेयर हो सको, समझ जाओ चीज़ों को। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले बाय चांस ट्रायंगुलेशन, तो उसमें भी यही होता है कि आप जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग मीन्स से अपना जो आउटकम है, जो आप लिखने, जो आपका फाइनल रिजल्ट आया उसको आप चेकआउट कर सको कि मैं कितना हद तक सही गया हूँ, क्योंकि बार बार मैंने अलग अलग तरीक़ों से भी वो चीज़ चेक करने की कोशिश करी है तो आंसर वही आया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। तो वैलिडिटी भी होना ज़रूरी है और रिलायबिलिटी भी होना ज़रूरी है आपके रिसर्च के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्राइमरी फोकस ऑफ एडवोकेसी इन पब्लिक प्रैक्टिस। ठीक है, इन पॉलिसी प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, टर्म्स डिस्क्राइब प्राइमरी फोकस ऑन एडवोकेशन। ठीक है, एडवोकेटिंग फॉर इंडिविजुअल्स, थेरेपी ऑप्शंस नहीं, ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज एट द पॉलिसी लेवल, डेवलपिंग मैनेजरल स्किल एंड फंडिंग रिसर्च स्टडीज। इसका सही आंसर, बहुत कॉमन आंसर से इससे भी कर सकते हैं आप, इसका सही आंसर आएगा बी, ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज एट पॉलिसी लेवल। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो, ये वो टर्म आ चुके हैं सारे जो भी मैंने बात की थी, हम बात कर रहे थे। इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल विद मेंटल हेल्थ कंडीशन। ठीक है, मेंटल हेल्थ कंडीशन के साथ हमने बात की है कि कौन सी टर्मिनोलॉजी है या क्या चीज़ है जो कि डिस्क्राइब करती है प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल विद मेंटल हेल्थ कंडीशन। तो इसमें से रेसिज्म नहीं, होमोफोबिया नहीं, जीनोफोबिया नहीं, और देखो इसका सही आंसर क्या आएगा हमारा, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करते चलता हूँ। होमोफोबिया यानी कि किसी भी होमोफोबिया एक ऐसा, मतलब एक होमो यानी कि ह्यूमन, है ना, जैसे होमोसेपियंस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो होमोफोबिया यानी कि लोगों से डर लगना। स्टिग्मा यानी किसी पर कोई चीज़ एक तरीके से दाग लग जाना, धब्बा लग जाना, इस चीज़ को बुरा मानना इन नेगेटिव सेंस, तो वो क्या है, स्टिग्मा। जीनोफोबिया क्या होता है कि जब मान के चलो कोई एक प्लेस है जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं ना, और यहाँ पर एक बी प्लेस है, यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं, जब यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ पर आने लगते हैं, ये किसी माइग्रेट करते हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं इनको चिंता होने लगती है रिसोर्सेज को लेकर, कंपटीशन बढ़ने लगता है, तो वो उन सब से डरने लगते हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, तो उस तरीके का जो डर होता है उन लोगों का, ये लोगों का, तो उनको क्या बोलते हैं, जीनोफोबिया, है ना, उसको बोलते हैं जीनोफोबिया। मैंने ये सब डिफाइन किया। और रेसिज्म वो होता है जब हम किसी का बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट को हम ध्यान में रखते हुए जब हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं या फिर प्रेजुडिस रखते हैं अपने मन में किसी के अगेंस्ट, तो वो क्या होता है, हमारा रेसिज्म होता है। जैसे व्हाइट और ब्लैक का, है ना, व्हाइट ब्लैक का अपार्थाइड रेजिम के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो रेसिज्म के अंदर आता है। ठीक है, होमोफोबिया, स्टिग्मा एंड जीनोफोबिया, रेसिज्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टिग्मा, क्योंकि मेंटल हेल्थ को हम पागल है, इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, तो जो कि स्टिग्मेटाइज करती हैं चीज़ों को, है ना। तो हम बहुत सारे लोग तो साइकेट्रिस्ट के पास इसलिए ही नहीं जाना चाहते क्योंकि लोग उनको कहीं वो साबित ना कर देंगे तो पागल हो गए हैं। जरूरी नहीं है कि पागल हो गए तो तभी साइकेट्रिस्ट के पास जाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पागल हो जाने से बचने के लिए भी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है, क्योंकि देखो क्या है कि जिस तरीके हमारे शरीर के और ऑर्गन हैं, लाइक हमारी आंखें हैं, है ना, लाइक हमारा दिमाग है ना, हमारा हार्ट है, हमारा मसल्स हैं, हमारा बोन्स हैं, और हमारे
अंदर लिवर है, बहुत सारे जैसे ऑर्गन है हमारे बॉडी के, उसी तरीके से ब्रेन भी एक ऑर्गन है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर हमें थॉट बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, बहुत ज़्यादा अगर हमें फोबिया जैसा हो जाता है कहीं भी जाने से, ये बहुत नेचुरल चीज़ है और हमें डरने लगने लगता है, सिजोफ्रेनिया हमें होने लगे, बाइपोलर डिसऑर्डर हमें होने लगे, तो उसके एक्सपर्ट से जाके मिलना चाहिए। हमें इसमें स्टिग्मेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा डिफेम या ऐसा नहीं बनाना है कि लोग उसमें उसका ट्रीटमेंट कराने से भी बचें। यही सब चीज़ें होने की वजह से लोग अपने इन इश्यूज़ को इश्यूज़ ही नहीं मानते हैं, तो इसलिए इसको हम जो है स्टिग्मा में रखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा स्टिग्मा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन अब आ जाते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 77 दिस इन अ रिसर्च स्टडी सैम्पलिंग बायस, ओके, सैम्पलिंग भी है बायस भी अकर्स कब होती है, जब द सेम accurately represent the population, okay, sample accurately represents the population, okay, the sample is chosen randomly, okay, the sample is not representative of the population, या participation selection on the merit based। इसका सही आंसर क्या, सैम्पलिंग के बारे में रिसर्च की टर्मिनोलॉजी है सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग बायस में क्या है हमारा कि जब हमारा सैंपल है ना, जैसे कुछ भी हो सकता है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा हमने ले लिया कि यहाँ के लोग एक किसी पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर हमें 5000 लोग रहते हैं, है ना, लेकिन हमें काम किसके साथ करना है, हमें काम करना है सिर्फ महिलाओं के साथ। अब महिलाओं में भी किसके साथ काम करना है, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो। अब उनमें 18 साल से अधिक में किस के साथ काम करना है कि जो विडो हो। अब विडो में कौन हो, क्या 60 साल वाली हो या 60 साल से कम वाली हो, या फिर उनका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्या हो। जब हम बहुत ज़्यादा तरीके से जो हमारा जो सैंपल साइज है नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, जब कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहा है और उनके साथ में वर्क करने के बाद या उनके साथ डेटा गैदर करने के बाद और उसको जनरलाइज कर दूं पूरी पॉपुलेशन पे, तो वो गलत होता है ना। तो इसलिए क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, इसका मतलब सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग बायस। बायस इस नेगेटिव वर्ड भी होता है ना, एक तो होता है कि हम सैंपल हम कलेक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, उसमें भी हम इस तरीके से लेयर्स अपने जो हमारा जो ऑडियंस है हमारी, सिर्फ हम उसी को सेलेक्ट करते हैं जिससे कि हमें काम है, ना कि हम रैंडम किसी से भी कर लेंगे। तो जो हमारे डेटा को, जो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को, जो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस को मीट कर सके, हम सिर्फ उसी को ही क्या करते हैं, हम उसी से ही उसी को एड्रेस करते हैं और उसी से ही हम चीज़ों को उसके साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा रिसर्च की टॉपिक, हम रिसर्च पे जब कभी पढ़ेंगे पेपर यूजीसी नेट के लिए, तो और डिटेल में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा बात करता है विच मॉडल इन सोशल वर्क फोकस ऑन इंटरनल कन्फ्लिक्ट एंड अनकॉन्शियस मोटिव्स ऑफ क्लाइंट। ओके, आपके सामने ऑप्शन है साइकोडायनेमिक मॉडल, ओके, सोल्यूशन फोकस मॉडल, पर्सन सेंटर मॉडल, टास्क सेंटर। यहाँ पर इंटरनल कन्फ्लिक्ट, अनकॉन्शियस मोटिव्स ऑफ क्लाइंट, जिसका सही आंसर है हमारा साइकोडायनेमिक मॉडल, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है ना, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। इन्होंने बात की है इड की, इड, देन ईगो एंड देन सुपर ईगो। ठीक है, इड क्या है, इड हमेशा मान लो, इसको याद करने के लिए ऐसा समझो, इड रहता है हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल पे, आसानी चाहिए, मज़ा चाहिए, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, ये सब इड चाहिए, इड रहता है प्लेजर मोमेंट पे। ईगो जो होता है वो होता है रैशनल, जो कि चेक करता है प्रॉफिट एंड लॉस को, जो रैशनल होता है, लॉजिकल होता है। जो हमारा सुपर ईगो होता है, जो सुपर ईगो हमारा होता है, जो सुपर ईगो वो बात करता है किसी चीज़ की मोरालिटी की, एथिक्स की, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, जो हम चीज़ें करते रहते हैं वो अनकॉन्शियस लेवल पर आ जाती हैं, फिर वो हमारी ना चाहते हुए भी हमारा बिहेवियर बन जाते हैं। तो ये थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की, इसमें इड, ईगो, सुपर ईगो की इन्होंने बात की है। और सिगमंड फ्रॉइड में मैंने स्पेसिफिक डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम के लिए बहुत एग्जाम के लिए अच्छी रहेगी अगर आप जो है उसको देखते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 इन ह्यूमन बिहेवियर थ्योरी। अब साइकोलॉजी से सवाल आने लगे क्योंकि साइकोलॉजी आपके पास है, साइकोलॉजी आपके यूनिट 4 है जो कि साइकोलॉजी की बात करती है। इन ह्यूमन बिहेवियर थ्योरी व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ अटैचमेंट थ्योरी। बहुत अच्छी, जॉन बाउली हैं, उन्होंने बाउली अटैचमेंट थ्योरी, बाउली हैं जो कि इनके प्रोपराउंडर हैं, क्वेश्चन बन सकता है BOWLEY। ओके, तो अटैचमेंट थ्योरी है। इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने बात की है कि
मेन फोकस किसका, अटैचमेंट थ्योरी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड्स एंड इमोशनल कनेक्शन। बिल्कुल ईजी है, अटैचमेंट थ्योरी, डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड्स एंड इमोशनल अटैचमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल, जब कोई मदर होती है जब उसको न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको बेबी को देखते ही जो उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाता है, देखने के बाद एक बॉन्ड जो बन जाता है उनके बीच में, है ना, इमोशनल कनेक्शंस बन जाता है ऑटोमेटिकली, उसको बोलते हैं यहाँ पर अटैचमेंट थ्योरी। ओके, उस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, अगर आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। दिस वन, है ना, इन कल्चरल कॉम्पिटेंस। ओके, एथनोसेंट्रिसिज्म, वही आगे मैंने सब डिफाइन किया हुआ अच्छे से, आप इसको भी अच्छे से समझ लेंगे। एथनोसेंट्रिसिज्म क्या बात कर रहा है, बिलीफ दैट ऑल कल्चर्स आर इक्वल एंड इक्वली वैल्यूएबल। नो, ये एथनोसेंट्रिज्म नहीं मानता है। जजिंग अदर कल्चर बेस्ड ऑन कल्चर एंड स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल सही। सेलिब्रेटिंग कल्चर डाइवर्सिटी, नहीं। प्रैक्टिसिंग कल्चर ह्यूमिलिटी, नहीं। मतलब अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए दूसरे कल्चर को जज करना, वो चीज़ तो बहुत गलत है, वो चीज़ तो बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि वो अपने कल्चर में नहीं है, तो इसलिए हम उसको जज करने जा रहे हैं। तो उस अप्रोच को या उस एटीट्यूड को हम बोलते हैं एथनोसेंट्रिसिज्म। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा बात करता है, विच कंसेप्ट इन सोशल वर्क इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग पावर डायनेमिक दैट अफेक्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो सही आंसर क्या है इसका, एम्पावरमेंट थ्योरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। The concept of cultural competency, वही आ गया, in social work refers to avoiding discussions about cultural differences and applying a universal approach to all clients, respectfully acknowledging and integrating clients' cultural background। क्या है इसका आंसर, रेस्पेक्टफुली एक्नॉलेजिंग एंड इंटीग्रेटिंग क्लाइंट्स कल्चरल बैकग्राउंड। कल्चरल कॉम्पिटेंसी इसी को बोलते हैं कि हम रेस्पेक्टफुली एक्नॉलेज करें, इंटीग्रेट करें क्लाइंट्स के कल्चर को और उसके बैकग्राउंड को, ना कि उसको जज करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा बात करता है, इन सोशल वर्क प्रैक्टिस द टर्म बाउंड्री प्राइमरीली रेफर्स टू। सोशल वर्क प्रैक्टिस में बाउंड्री किसको रेफर्स, मतलब बाउंड्री का क्या मतलब है, इसमें है कि बाउंड्री में पर्सनल लिमिटेशन सेट बाय सोशल वर्कर। ओके, एथिकल गाइडलाइंस फॉर सोशल वर्क क्लाइंट रिलेशनशिप, बिल्कुल। और इसके बाद हमारा जो सही आंसर है हमारा बी, एथिकल गाइडलाइंस फॉर द क्लाइंट सेंटर थेरेपी। ठीक है, और क्लाइंट सेंटर वर्कर क्लाइंट रिलेशंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन एथिकल प्रिंसिपल दैट प्रमोट्स क्लाइंट्स राइट टू मेक डिसीजन। बिल्कुल, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा कंसिडर करते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स है जो कि प्रमोट करता है क्लाइंट के राइट टू मेक डिसीजंस। कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉन मेलफिसेंस, है ना, मेलफिसेंस या मेल नो सेल्फ डिटर्मिनेशन, या फिर हमारा है या कॉम्पिटेंसी। और आंसर इसका बहुत इजी है, देखो इसका सही आंसर है हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्योंकि सेल्फ डिटर्मिनेशन हमारा सोशल वर्क के जो प्रिंसिपल पढ़ोगे तो आप उसमें एक प्रिंसिपल ये भी है कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि हम लोगों को इतना एम्पावर करें, समझाएं, चीज़ों को इतना ऐसा करें कि वो अपने डिसीजन खुद भी ले सकें। तो उसके लिए क्या है, वो कौन सा प्रिंसिपल है हमारा, सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो उन पर इम्पोज ना करें, मतलब अपने सजेशन उन पर इम्पोज ना करें। इन सोशल वर्क स्टेजेस ऑफ चेंज, मॉडल प्राइमरीली असेसिंग रेडीनेस फॉर बिहेवियरल चेंज, असेसिंग करना है कितने तैयार हैं बिहेवियरल चेंज के लिए, डायग्नोस करना मेंटल हेल्थ, डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ सोशल सपोर्ट एंड डेवलपिंग क्राइसिस इंटरवेंशन। इनका सही आंसर असेस करना है कि कितना रेडी हैं बिहेवियरल चेंज के लिए। ठीक है, ए क्वेश्चन हमारा 86, द रोल ऑफ सोशल वर्कर एज एन एडवोकेट इन्वॉल्व्स। एज एन एडवोकेट सोशल वर्कर क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स क्या करते हैं, मीडिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग क्लाइंट्स, रिप्रेजेंटिंग एंड डिफेंडिंग क्लाइंट्स राइट एंड इंटरेस्ट, प्राइमरी डायग्नोसिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन, सुपरवाइज। नहीं, इसका सही आंसर क्या हमारा बी, रिप्रेजेंटेटिव एंड डिफेंसिंग क्लाइंट्स राइट्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा बात करता है, विच टाइप ऑफ रिसर्च इन सोशल वर्क एम्स टू डिटरमाइन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन किसके रिलेशनशिप के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, है ना। एक्सप्लोरेटरी, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटली होगा, क्योंकि इसमें क्या कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहा है, तो हमारे किसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है ना। तो डेटा एनालिसिस ये तो अलग चीज़ है ना। तो देखो एक चीज़ सवाल ये भी पूछा जा सकता है, आपने बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, लेकिन प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी डेटा वो होता है कि जब रिसर्चर खुद से
जा करके डेटा को कलेक्ट करता है ग्राउंड पे, फील्ड पे, जो भी उसके बेनिफिशियरी हैं, जो उसका यूनिवर्स है, यूनिवर्स इन द सेंस जो भी उसका टारगेट है, जो लोग जिनसे बात कर सकता है, जो उसको हेल्प कर सकते हैं उसके रिसर्च में, तो उनको बोलते हैं यूनिवर्स, है ना। अपने यूनिवर्स से जाके वो डेटा कलेक्ट करे। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो बुक से ले, जर्नल से, आर्टिकल से, रिसर्च पेपर से, इन सब जगहों से जो डेटा इकट्ठा करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिसर्च, ठीक है, सेकेंडरी डेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 बात करता है हमारा विच प्रैक्टिस मॉडल इंकरेज करता है क्लाइंट को टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन थ्रो क्वेश्चन रेदर देन डायरेक्ट एडवाइस। टास्क, कॉग्निटिव, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। सी, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, बहुत आसान है ना। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ सोशल एक्शन इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी एम क्या है किसका, सोशल एक्शन का, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का। टू एनालाइज पॉलिसी आउटकम, ओके। टू सिक्योर राइट्स एंड रिसोर्सेज फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, मॉनिटर फैमिली एंड वेलबींग, डेवलप ग्रुप। बी, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, मेन एम क्या रहता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, टू सिक्योर राइट्स एंड रिसोर्सेज फॉर डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स, है ना। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 90 मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था ना, लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था इंटरसेक्शनैलिटी के बारे में क्या होती है। देखो अगर किसी ने वीडियो देखी है तो प्लीज़ 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 मुझे बताइए कि इंटरसेक्शनैलिटी का क्या मतलब होता है, क्योंकि मैंने जो है भी लास्ट टाइम वीडियो में आपको बताया था। और एक चीज़, हाँ, मैंने आपसे पब्लिक पॉलिसी और सोशल पॉलिसी के बारे में पूछा था, तो दो क्वेश्चन मेरे पास कमेंट आए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, सोशल पॉलिसी क्या होती है। आपने जो कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने इस तरीके से चीज़ें करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, और मैं जो है मैं चाहता हूं कि वन वे कम्युनिकेशन न रहेगा, टू वे कम्युनिकेशन रहे। ये तो ऑफलाइन में रिकॉर्ड करता हूं, देन उसके बाद उसको अपलोड करता हूं। कभी मौका मिले तो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है तो मैं और भी ज़्यादा कोशिश करूँगा कि एंगेजमेंट के साथ हम चीज़ों को करें। ओके, अब बढ़ते हैं अपने, और ये इंटरसेक्शनलिटी समझ लेते हैं, चलो फिर भी कोई बात नहीं। इसमें क्या है, इट्स ऑल्सो हाईलाइट्स नीड ट्रीट क्लाइंट्स विदाउट कंसिडरिंग देयर आइडेंटिटीज, रिकॉग्नाइज ओवरलैपिंग सोशल आइडेंटिटीज दैट इंपैक्ट्स इंप्रेशन एंड प्रिविलेज। अब मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ इसके बारे में, आप प्लीज़ इसका आंसर मुझे बताइए। मैंने 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, उन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 90 वीडियो को पॉज करके बता दें अभी, क्योंकि मैं इसको स्क्रॉल अप करूँगा तो आपको आंसर दिख जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 90, है ना, कभी जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच सोशल वर्क इंटरवेंशन है यूज्ड प्राइमरली टू प्रोवाइड क्लाइंट्स विद सपोर्ट इन आफ्टर ट्रॉमेटिक बिहेवियरल फैमिली ट्रॉमा इन्फॉर्म केयर। सी, तो ये इसका सही आंसर होगा ट्रॉमा इन्फॉर्म केयर। क्वेश्चन नंबर 92 जो कि हम बहुत अब करीब जा रहे हैं, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, है ना। इस तरीके से पूरी पीडीएफ में 1064 एमसीक्यूज हैं, और अदर एक वीडियो और है 1064 एमसीक्यूज इसमें है, और 2000 एमसीक्यूज जो है हमारे लास्ट वाली एक और मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें भी है। दोनों में मिलाकर 3000 एमसीक्यूज हैं। जिन्होंने नोट्स ले लिए हैं उनको ये अवेलेबल हो जाएगी 299 में, जो इन्होंने नोट्स बाय किए हुए हैं पहले से, और जिनको नोट्स नहीं लिए हैं जिन्होंने अभी तक भी, लेकिन वो एमसीक्यूज ओनली लेना चाहते हैं, तो 499 में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूँ आपसे 1064 और 2000 के बारे में, तो 3064 हो गए। 3064 आपके क्वेश्चन कितना आएंगे, मात्र 75 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, है ना। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, है ना, 75 डिवाइडेड बाई 3064, तो आपके ऑलमोस्ट कितने 40 मॉक पेपर, मतलब कि 40 एमसीक्यू 40 मॉक पेपर आप लगा के जाओगे। कितने 40 मॉक पेपर अगर आपने लगा लिए, कंपैरिजन करो 3000 में से, 3000 में से अगर आपके 35 क्वेश्चंस बहुत इजीली, मैं बता रहा हूँ बहुत इजीली आपके निकल जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम का भी बड़ा अच्छा मेरा पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। मोर देन 100 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हुए, DU में हुए हैं, DSSW में, जिनसे मैं फिजिकली मतलब इन पर्सन मिला भी हूँ। उन सभी से आपने मेरी वीडियोज़ भी देखी होंगी, गेट टुगेदर भी हुआ था, तो मैं वो उनसे मिला भी हूँ वहाँ पर DSSW में भी, साथ ही साथ हमारा RGNIYD में भी काफ़ी स्टूडेंट्स का हुआ है, और राजीव गांधी राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी हुआ है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी हुआ है, जामिया में भी हुआ है, कुछ लोगों ने ड्रॉप आउट भी किए हैं इधर उधर, तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट रहा है जो कि लास्ट टाइम का। अगर आप ये 3064 एमसीक्यूज लगा के जाओगे तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत हाई होने जा रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ आप इसको प्रिपरेशन करके जाओ। 3064 जो कि 40 एमसीक्यूज, कितना इजी कितना चीप मैं आपको अवेल करा रहा हूँ। मैं ये ओनली 299 में अवेल करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है इसका फ़ायदा उठाओ टाइम रहते हुए, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। आपके एग्ज़ाम से आने से पहले आप जो है इसको कर लीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, तो उससे पहले आप चीज़ों को कर लीजिए, ताकि आपके लिए
बेनिफिशियल रह सके ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 की हम बात करेंगे तो इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, क्या कम्युनिटी डेवलपमेंट में यानी कि सामुदायिक विकास, है ना। कम्युनिटी डेवलपमेंट एसेट मैपिंग प्राइमरीली इन्वॉल्व्स, जो एसेट मैपिंग है किसमें, कम्युनिटी डेवलपमेंट में, वो क्या कहती है, आइडेंटिफाइंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ विद इन द कम्युनिटी। बिल्कुल सही और सही आंसर ए ही है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है हमारा, ए। अब देखो यहाँ पर मैंने पूछ लिया आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, एसेट मैपिंग, क्योंकि मैं कम्युनिटी डेवलप, ये कम्युनिटी आपका उस सिलेबस का पार्ट भी है। अगर ये यूजीसी नेट का पेपर होता तो इसमें मैं आपसे पूछता स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। स्टेप्स क्या रहेंगे कम्युनिटी के, या फिर फेल्ट नीड्स, एक क्वेश्चन टर्म और आता है फेल्ट नीड्स, है ना। फेल्ट नीड्स किससे रिलेटेड है, तो फेल्ट नीड किससे रिलेटेड है, वो ना इंडिविजुअल से रिलेटेड है ना वो ग्रुप से रिलेटेड है, वो है हमारा सीधा कम्युनिटी से रिलेटेड। तो फेल्ट नीड, जब हम कम्युनिटी की नीड्स को जो उसकी फेल्ट नीड्स हैं उनको हम एड्रेस करते हैं, देन उसके बाद प्रायोरिटाइज करते हैं, देन उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को, पूरे स्टेप्स बाय स्टेप्स हैं। इवन प्रिंसिपल्स हैं मुर्रेजी रोस ने जो दिए हैं, HY सिद्दीकी ने दिए हैं, ये सब क्या है प्रिंसिपल्स भी हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस कोशिश की हैं कि आपको डाले हैं ताकि इस MCQs PDF में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, दिखेंगे वो, ताकि आपको एक होलिस्टिक तैयारी हो सके और आप एलिमिनेशन राउंड से भी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। और आपकी जो मनपसंद यूनिवर्सिटी है उसमें आप एडमिशन ले पाएँ, चाहे वो टिस्ट तुलजापुर हो या फिर आपका वो DSSW हो, ओके। और कुछ लोग पूछते हैं कि जामिया के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, ऑफ कोर्स जामिया के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, पर थोड़ा सा उसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन बढ़ जाता है, लेकिन इसमें 75 जो है आपका स्टैटिक पोर्शन से ही आते हैं, ठीक है। ना ही मैथ आता है, ना लॉजिक रीजनिंग आती है, ना कुछ और आता है, सिर्फ आपका सब्जेक्ट डोमेन के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास मेल आते रहते हैं, इस तरीके के मेल आते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 टॉक्स अबाउट विच एथिकल प्रिंसिपल इन सोशल वर्क फोकसेस ऑन the social work's responsibility to cause no harm, okay, competence, justice, नॉन मेलेफिसेंस, ओके, एंड ऑटोनॉमी। इसका सही आंसर क्या है हमारा, इसका सही आंसर हमारा जो एथिकल प्रिंसिपल है सोशल वर्क में फोकस करता है किस पे, सोशल वर्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी पे, टू कोज नो हार्म। इसमें क्या है, नॉन मेलेफिसेंस, है ना, फीसेंस, इसको सही आंसर देखो, जस्टिस नहीं, कॉम्पिटेंस नहीं है, इसका सही आंसर क्या हमारा मेलेफिसेंस, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट होने जा रहा है, बस 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। विच टर्म डिस्क्राइब द सोशल वर्कर्स एफर्ट, कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है सोशल वर्कर के एफर्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए क्लाइंट के यूनिक पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस, कौन से हैं, सिंपैथी, एम्पैथी, या फिर आपका ऑब्जेक्टिविटी, या फिर काउंटर ट्रांसफेरेंस। इसका सही आंसर है हमारा एम्पैथी। मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन ही पूछा था सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस होता है, तो इस वीडियो में तो आप प्लीज़ मैं आपसे आई होप कि आप इसका आंसर मुझे बताएंगे सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस होता है। ये मैं आपसे क्यों पूछता हूँ, मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आप इसके बारे में गूगल करें, सर्च करें, थोड़ा लिखें, अपने हैंड राइटिंग से, अपने हैंड से टाइप करें, ताकि आप इनका डिफरेंस हमेशा लॉन्ग टाइम तक जो है आप उसको रिटेन कर सकें अपने माइंड में। इसलिए मैं ये सारे सवाल आपसे पूछता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आए मैं ऐसा क्यों करता हूँ आपके साथ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 बात करता है टास्क सेंटर मॉडल, कौन सा, टास्क सेंटर मॉडल इन सोशल वर्क, लॉन्ग टर्म थेरेपी ऑन डीप सीटेड इश्यूज, शॉर्ट टर्म शॉर्टकट स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन विद स्पेसिफिक गोल्स, बिल्कुल सही। अनस्ट्रक्चर्ड ओपन एंडेड काउंसलिंग, नहीं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्रू रीइंफोर्समेंट, नो। इसका सही आंसर हमारा बी, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन विद स्पेसिफिक गोल्स, दैट इज टास्क सेंटर्ड मॉडल, ओके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। विच इंटरवेंशन स्ट्रेटजी इन सोशल वर्क एम्स टू प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज, बिल्कुल, एंड नेग्लेक्ट बाय ऑफरिंग एजुकेशन रिसोर्सेज, क्राइसिस इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, कम्युनिटी पॉलिसिंग, नहीं। इसका सही आंसर है बी, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। इसका सही आंसर क्या है, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
इन सोशल वर्क डुअल रिलेशनशिप प्रेफर, ये क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन बनता है इस तरीके से ना। डुअल रिलेशनशिप्स रेफर्स टू सिचुएशंस वेयर, सोशल वर्क में डुअल रिलेशनशिप रेफर्स होती हैं कब, सोशल वर्कर इंटरेक्ट करता है क्लाइंट से विन मल्टीपल रोल्स। इसका सही आंसर पहला ही हो गया, सोशल वर्क इंटरेक्ट करता है क्लाइंट से इन मल्टीपल रोल्स में, है ना, अलग अलग रोल में वो उसको मेल मतलब करता है, तो उसको बोलना डुअल रिलेशनशिप्स। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99. This is the second last question, not last, second last question. The which theoretical framework in social work, है ना, emphasis unconscious motivations and childhood experiences. बहुत अच्छा, कॉग्निटिव बिहेवियरल, साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक या फिर सिस्टम। इसका सही आंसर हमारा साइकोडायनेमिक थ्योरी। क्या है? साइकोडायनेमिक थ्योरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 100. दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम in front of you. So now this is the question, you can read on your screen. Now I can read also. Why? The primary purpose of social auditing in community progress is to enforce strict financial policies. Okay, involve community in evaluating program effectiveness. Okay, develop advanced finance records. Okay, replace government and evaluation process. बहुत इजी आंसर है, बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि मैं इसका आंसर नहीं दूंगा आपको। तो आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए? 4। आई डिस्कस्ड 50 MCQs with you and I asked 4 questions to you, है ना। I discussed for I have given you answer of 46 MCQs and I am expecting to you that you will respond of those MCQs or those questions and I have asked in this video. Okay, so please give your attention to these questions and write the answer in comment box. Do not worry if someone write the answer, so it doesn't mean that you do not need to write the answer. He or she write it on her behalf or his behalf. You should write your own behalf. Okay, so this is the last but not the least questions in front of you. So please let me know the answer of this answer. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि I have discussed social auditing with you. Okay, so अभी तक जो यहाँ पर बने रहे हैं, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। ये MCQ पूरा PDF है, 65 MCQ, 1064 MCQs यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो आपको 2000 प्लस, है ना, 2000 प्लस 1064 MCQs अवेलेबल हो जाएंगे अगर आपने नोट्स लिए हुए हैं तो। ओनली 299 में, जो कि बहुत ही कम है यार, बहुत ही कम है, बहुत रीजनेबल है। 40 MCQs मतलब 40 मॉक पेपर आप लगा के जा रहे हैं सिर्फ 299 में, है ना। और साथ ही साथ क्या है, आपको जिसने नहीं लिया है, लेकिन जिसने इस साल नहीं लिया है लेकिन वो मॉक लेना चाहता है 3000 MCQs, तो वो उसको जो है पड़ेगा 499 में। ठीक है, ये इसके लिए फ़ायदा रहेगा उनके लिए, क्योंकि उन पर डबल हो जाता, महंगा उनको ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता था जिन्होंने नोट्स पहले भी लिए हुए हैं, तो इसलिए जो है उनके लिए कम कराया गया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। यहाँ तक आप जो है जल्द से जल्द मैं आपके मेल का वेट कर रहा हूँ ताकि ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की जा सके। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर है, आपके पूरी नंबर तो नहीं है, आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस है, इंस्टाग्राम हैंडल है, टेलीग्राम चैनल है, तो यू कैन टेक्स्ट देयर। यहाँ पर इस तरीके से आप देख पाएंगे, यहाँ पर जो है अवेलेबल हैं, है ना। ये बहुत सारे MCQ जो हैं अवेलेबल हैं आपको, सारे 1064 MCQ जो हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, अलग अलग उसमें आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर साइकोलॉजी के हैं, फिर इस तरीके से सभी हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।